हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी जो आपका प्रश्न पत्र है 2022 का, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चंस के कुछ, जो आपका एक क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। Establish a relation between drift velocity of free electrons and electric current। यानी आपको क्या करना है, आपको अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो कोई भी कंडक्टर है, उसमें जब भी जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है यानी अपवाह वेग जो होता है, और विद्युत धारा के बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। एक कंडक्टर हमने लिया, ये एक कंडक्टर है। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे आपने इसे बैटरी से जोड़ा तो आप जानते हैं इससे क्या होगा, इस बैटरी से करंट बाहर निकलेगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और वो इस तार के माध्यम से इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो अगर हम बात करें करंट की या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप विद्युत धारा कहते हैं, तो अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी जो धारा है वो इस दिशा में या इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में प्रवाहित हो। अब क्या होगा, जैसे ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ प्रवाहित होगी, जो इस कंडक्टर के यानी इस चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी इसकी विपरीत दिशा में इस तरीके से फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी हम करंट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि करंट की या धारा की डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके विपरीत दिशा में आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड में फ्लो करेंगे या प्रवाहित होंगे, वहीं आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत धारा है वो राइट साइड की तरफ प्रवाहित होगी। अब आपका जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है हम L मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसकी जो मोटाई है उसे हम A मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को कंसीडर करके हम इस रिलेशन को निकालेंगे। तो लेट अस कंसीडर a conductor of length L and area of cross section A। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या माना है, कंडक्टर माना है, हम एक चालक को मान लेते हैं, जिसकी लंबाई L है और मोटाई कैपिटल A है।
अगर हम इसको कंसीडर करें, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया है। अब हम बात करते हैं इस कंडक्टर के वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यानी चालक का आयतन। तो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो एरिया यानी मोटाई इनटू लेंथ यानी लंबाई हो। अब हम ये जानते हैं कि जो E N जो है, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम टोटल चार्ज ले, टोटल चार्ज, तो हमारे पास Q आ जाएगा। AL आप जानते हैं वॉल्यूम है चालक का यानी आयतन है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हर एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो E है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं V को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, यानी चालक का क्या है ये, विभवांतर। और हम क्या जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी E जो है वो बराबर होता है V अपॉन L के, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभव अंतर है, और L क्या है, लेंथ है कंडक्टर की यानी कंडक्टर की लंबाई। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कंडक्टर, अगर हम बात करें कि कितना समय इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो चालक को क्रॉस करने में लेंगे, तो इसे हम T मान लेते हैं, T L अपॉन VD। तो बेसिकली आप ये जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप जानते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हमने क्या किया है, बैटरी से इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है, जोड़ा है, तो क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इस विद्युत जो धारा है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। अब ये जब विपरीत दिशा में गति करेंगे तो जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज स्पीड से, ठीक है, जिस औसतन जो वेग है या गति है, वेग से यहाँ पे गति करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी अपवाह वेग कहते हैं। तो अगर हम टाइम की बात करें, हम ये जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगे। तो कितनी उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल की, L डिस्टेंस, क्योंकि आपका L जो है वो आपका जो चालक है उसकी लंबाई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस की जगह L आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह L आ जाएगा। वहीं अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे हम एवरेज जो वेलोसिटी है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे हम VD ले लें। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है, और ये आपका 3 है। अब हम जानते हैं कि जो करंट होता है यानी धारा जो होती है, इसे आप क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी I
आई की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, Q बाई टी होता है। क्या होता है, Q बाई टी होता है, आपने ये पढ़ा है। अब हमारे पास Q की वैल्यू है कितनी आई, ALNE। वही अगर हम T की बात करें तो T आपका L बाय VD होता है, यानी I की जो वैल्यू आ जाएगी वो ALNE VD अपॉन L आ जाएगी। L से L कैंसिल हो जाएगा, I बराबर ANE VD। तो ये हमारी करंट यानी धारा का जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, या उसका रिलेशन आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं I जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को दिखाता है, A जो आपका कंडक्टर है उसकी थिकनेस यानी मोटाई को या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, और VD जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं I और V के बीच में आपको जो है संबंध यानी रिलेशन आपको इस तरीके से निकल जाए, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल कर सकते। अब हमारा अगला प्रश्न है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या हो। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? यानी आपको ये कहा गया है कि एक बैटरी है जिसका EMF यानी विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 3 ओम है। अब ये जो 3 ओम प्रतिरोध वाली जो 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जो है वो जो है एक रेजिस्टर से जुड़ी है, कनेक्टेड है। अब आपसे ये कहा गया है कि अगर जो ये सर्किट है, ये जो परिपथ है, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो 0.5 एम्पियर की धारा यानी करंट प्रवाहित होती है, तो आपको ये बताना है कि जो रेजिस्टर है यानी जो प्रतिरोधक है उसमें प्रतिरोध क्या हो। आपको क्या निकालना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें बैटरी का EMF यानी जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल दिया है जिसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका 10 वोल्ट है। अब इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम स्मॉल m से लिख सकते हैं, तो ये आपका 3 ओम है। कितना है, 3 ओम। और आपको ये बताया गया है कि एक करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है उस करंट की जो वैल्यू है उसका मान जो है वो कितना है, 0.5 एम्पियर। हमें जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। इसी को अगर हम इस सर्किट में अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें लगे हैं, सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से लगे हैं। और आप ये जानते हैं जब भी जो रेजिस्टर्स होते हैं या कोई भी कंपोनेंट है जो कि सीरीज में लगा होता है, श्रेणीबद्ध तरीके से लगा होता है, तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो ओम्स लॉ का ही यूज करके हम क्या करेंगे, V की जगह हम E ले लेंगे, विद्युत वाहक बल जो है, ठीक है, बराबर आपका I इंटू R होगा। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर लगा है, प्रतिरोधक लगी है, उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से आप लिख लें।
तो I बराबर E बाय R प्लस R होता है। अब I की वैल्यू 0.5 होती है, E की वैल्यू 10 वोल्ट, R प्लस R। R आपको निकालना है कैपिटल R, स्मॉल r आपके पास 3 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 0.5 बराबर 10 अपॉन R प्लस 3, 0.5 इंटू R प्लस 3 बराबर 10, R प्लस 3 बराबर 10 बाय 0.5, पॉइंट से पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ये आपका आ जाएगा R प्लस 3 बराबर 20। तो R की वैल्यू आपकी 17 ओम आ गई। यानी जो आपका प्रतिरोधक है उसका जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है वो आपका 17 ओम आ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? What is the impact of temperature on the resistivity of metals and conductors? यानी आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, तापमान में बदलाव लाएं, तो किसी भी मेटल यानी धातु और अर्धचालक जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आता है या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना। तो अगर हम बात करें मेटल की यानी धातुओं की, तो जैसे हम टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ाते हैं तो धातुओं की जो रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता जो होती है वो भी बढ़ती है। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं यानी आपके अर्धचालक जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो तापमान के साथ कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, A metals, resistivity of metals increases with increase in temperature. B semiconductor, resistivity of semiconductor decrease with increase in temperature. A धातु तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। B सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका प्रश्न 12 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? A 100 turn closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the magnetic field of the at the center of the coil? यानी आपके पास क्या है, कॉइल है, एक कुंडली है, ठीक है, उसमें 100 फेरे हैं, 100 टर्न्स है और उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो करंट प्रवाहित होती है इससे वो 3.2 एम्पेयर की करंट इससे प्रवाहित होती है। तो आपको ये बताना है कि इस कॉइल, इस कुंडली के जो सेंटर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें कैपिटल N की वैल्यू दी गई है 100, R रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, I जो करंट है वो 3.2 एम्पेयर दिया गया है। हमें क्या करना है, B की वैल्यू निकाल। अब हमें क्या निकालना है, B की वैल्यू, यानी B क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट द
सेंटर ऑफ कॉइल, यानी कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका n μ0I/2r, इसका ये फॉर्मूला है। अब आपको सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देनी है, तो आपका आ जाएगा 100 इंटू μ0 की वैल्यू जो है वो आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, इंटू I 3.2 अपॉन 2 इंटू सॉरी यहाँ पे आपका 2r हो जाएगा, n μ0I/2r। ये फॉर्मूला जो है आपका ये हो जाएगा। अब अगर हम r की वैल्यू देखें तो r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो 10 सेंटीमीटर है उसे हम मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, यानी 2 मिली टेस्ला। तो ये हमारे बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। यानी आपसे ये पूछा गया है कि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो जो गैल्वेनोमीटर होता है ये बहुत ही जो आपका माइन्यूट यानी बहुत कम करंट को ये क्या करता है, मेजर करता है। वहीं एम्पेयर की बात करें एमीटर की बात करें तो एमीटर जो है ज्यादा क्वांटिटी का जो करंट होता है उसे मेजर करता है। इसी तरीके से अगर हम किसी अच्छे एमीटर की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। वहीं वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हमें जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसको अगर हमें एमीटर में बदलना होता है तो हमेशा हम किसी रेजिस्टर को पैरेलल में यानी लो शंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं, यानी ऐसा शंट जिसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होता है उसे हम पैरेलल यानी समानांतर जो है गैल्वेनोमीटर के लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो इसे अगर हमें जो है वोल्ट मीटर में यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हमें जो रेजिस्टेंस लगाना होता है वो हाई रेजिस्टेंस का शंट लगाना होता है और वो इसके जो है सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से इसे लगाना। तो यानी अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो हमें लो शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में। वहीं अगर हमें गैल्वेनोमीटर को जो है अगर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हमें हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर या शंट लगाना पड़ेगा सीरीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अ गुड एमीटर has low resistance, so
a moving coil galvanometer is converted into an ammeter by connecting a very low shunt resistance in parallel to the galvanometer resistance. यानी जो एमीटर होता है वो, अगर हम किसी भी एमीटर की बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, अगर उसे आमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, एक कम रेजिस्टेंस का जो शंट होता है उसे हमें उससे पैरेलल यानी समानांतरी या समानांतर उस पे लगाना होता है या कनेक्ट करना होता है। A good voltmeter has very high resistance. एक अच्छे वोल्टमीटर में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। So a moving coil galvanometer is converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with galvanometer resistance. तो अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो हमें हमेशा जो आपका रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस लगाना होता है और गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से यानी सीरीज फॉर्म में उसको कनेक्ट यानी जोड़ना पड़ता है। एक अच्छे एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो एक जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है को गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध के समानांतर एक बहुत कम शंट प्रतिरोध जोड़कर एक एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। एक अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो एक गतिमान कॉइल गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में या श्रेणीबद्ध तरीके से उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है? What is meant by transverse nature of electromagnetic waves? आपको क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो ट्रांसवर्स नेचर होती है उसका मतलब क्या है? तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है और ये इस वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो वेव है ईएम वेव वो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने समझा था, जब उसकी प्रॉपर्टी समझ रहे थे तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो इसी नेचर जो ये नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसको ही हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं यानी अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एंड एट द सेम टाइम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और उसी समय में ये जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी। दिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स नेचर, और इसको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साथ ही तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग की इस प्रकृति को अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। अब जो है हमारा अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन 15 है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? What will be the focal length of lens combination of a convex lens of focal length 20 cm in contact with a concave lens of focal length 30 cm?
यानी आपको दो लेंस दिए गए हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल यानी कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल दूरी है, वो 20 सेंटीमीटर है। वही कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। और दोनों को हमने क्या किया है, कांटेक्ट पे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो हमारा लेंस कॉम्बिनेशन बनेगा या संयुक्त लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद ट्राई करना है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज जो है जो क्वेश्चंस देखे और न्यूमेरिकल्स देखे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने ध्यानपूर्वक उन्हें सुना भी होगा। आपको इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, आपको इसको क्या करना है, लगातार बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो पिछले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनको भी लगातार पढ़ते रहना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।